दोस्तों, आज फिर से हार जीत। किसी समय की बात है, विशालगढ़ में ब्रह्मदेव नाम का एक राजा राज करता था। ब्रह्मदेव बहुत ही नेक, दयालु, बुद्धिमान, न्यायप्रिय था, लेकिन उसके मंत्रीगण में कुछ दरबारी बहुत दुष्ट, मक्कार व स्वार्थी थे। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो भी धन उन्हें खजाने से खर्च करने के लिए देता, दुष्ट लोग उस सारे धन को आपस में बांट लेते और धन को अपनी मौज मस्ती के साथ खर्च करते। प्रजा को राजा के उस दुष्ट अधिकारियों की कारस्तानी की कोई भनक नहीं थी, अतः वह इसमें अपने राजा को ही दोषी मानती थी। वह समझती थी कि राजा जानबूझकर कोई दुख सुख में कोई ध्यान नहीं रखता और इस अय्याशी में डूबा रहता है। एक दिन, भाइयों, अब महाराज, यह अन्याय हमसे सहन करना बेकार है। हमें उनके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हमें गरीब प्रजा के लिए कुछ सोचे। हाँ हाँ, ऐसा ही करना चाहिए, हम सब तैयार हैं। जब उनकी चौपाल से थोड़ी दूर खड़े एक नौजवान ने उनकी बातें सुनी और सोच रहा था, आवाज उठाने से क्या होगा? राजा सैनिक इस सब मूर्खों के सर कुचल कर रख देंगे। राजा को सबक सिखाने के लिए कुछ और काम करना चाहिए होगा। वह मैं करूँगा, चंद्र सिंह। मैं राजा के मंत्रियों और दरबारियों अधिकारियों को लूटूंगा और युद्ध का सारा धन गरीबों व दीन दुखियों में बांट दूंगा। यही ऐसी नीति होगी जिससे राजा की आंख खुल जाएंगी। और चंद्र सिंह ने उसी दिन से राज्य अधिकारी मंत्रियों को जहां अवसर मिलता लूटता आरंभ कर दिया। यदि अपनी जान की प्यारी है तो तिजोरी का सारा धन इस थैले में रख डाल दो, वरना नहीं नहीं, मैं तुम्हें मत मारो, मैं सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। शेरदी चंदन सिंह काला आदमी के नाम से पूरे राज्य में मशहूर हो गया। राज्य के भ्रष्ट अधिकारी और मंत्री काला आदमी के नाम से बुरी तरह कांपने लगे। जल्दी करो जी। एक दिन, दुआई हो महाराज, दुआई हो, काली आदमी ने हम लोगों का जीना आराम कर रखा है। यदि जल्दी ही उसे पकड़ा नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं जब हमें कंगाल कर देगा। सैनिकों, जाओ, जिस तरह भी हो काले आदमी को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। राजा चंद्र सिंह को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैनिकों को पकड़ में आने में सफल नहीं हो सके। मैं पूछता हूँ, आखिर वह साधारण सा लुटेरा अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या मैं तुम लोगों को कायर समझूं? निकम्मापन। महाराज, हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं, बस मुश्किल यह है कि प्रजा हमारा साथ नहीं देती। क्या मतलब? प्रजा उसे पसंद करती है? हाँ महाराज, प्रजा उसे केवल पसंद ही नहीं करती बल्कि उसे छुपाने छुपाने में राज्य उसकी भरपूर मदद करता है। लोग देवता के समान पूजते हैं क्योंकि वह लूट का धन गरीबों और दीन दुखियों की मदद करता है। कुछ सोचने विचारने के बाद राजा ब्रह्मदेव सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। जो कोई भी व्यक्ति उस देशद्रोह की मदद करेगा उसे भी मुजरिम समझा जाएगा तथा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और उसे पकड़वाने और मदद करेगा उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करेगा, उसे 11,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में मिलेंगे। साथ ही तमाम सैनिक पूरे नगर में फैला दो। उस डाकू की खोज करने के साथ साथ उन लोगों पर भी नजर रखो जो निगाह उसे पनाह देते हैं, उसकी मदद करते हैं। जाओ, जो आज्ञा महाराज। इधर राजा ब्रह्मदेव अपने सैनिकों को आदेश सुना रहा था, उधर चंद्र सिंह ने नियत की भांति लूटा हुआ धन गरीबों और दुखियों में वितरण कर रहा था। भैया चंद्रसेन की जय हो। चंद्रसेन जिंदाबाद। चंद्र भैया सदा अमर रहे। तभी, चंद्र भैया गजब हो गया। ओह, जमरू काफी घबराया हुआ है लग रहा है। क्या बात है? हो सकती है। क्या बात है जमरू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है चंद्र भैया, मैं अभी दरबार से होकर आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। महाराज ने ढिंडोरा पिटवाने जा रहे हैं। फिर आगंतुक ने एक ही सांस में दरबार में सुना, सबको चंद्रसेन को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर चंद्रसेन का क्रोध से लाल हो गया चेहरा। मैं अभी महाराज के लिए
इसलिए हाथ नहीं डाल रहा था, क्योंकि ये जल्दी ही राह पर आ जाएंगे, लेकिन मुझसे समझौता कर मेरा लुटेरा बनने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगता है सिंहासन की बू उन्हें दिमाग को बुरी तरह घुस गई है। आज अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी और उन्हें सबक सिखाना वही होगा। लेकिन चंद्र भैया, अब तुम्हारे लिए खतरा बहुत बढ़ गया है। शायद अब तक राजा के तमाम सैनिक शिकारी कुत्ते के समान चप्पे चप्पे पर तुम्हारी भूल सूंघते फिर रहे होंगे। मेरी राय है कि कुछ समय के लिए लूटपाल बंद कर दो, या फिर यह नगर छोड़कर चले जाओ। मुझे बुद्धुल्लो को घबराने का प्रयत्न मत करो जुमरू। मैं गर्दन कटा सकता हूँ, लेकिन पीठ नहीं दिखा सकता। राजा का सैनिक मेरे पीछे है, या पूरी फौज। इस तक मेरी सांस में सांस रहेगी, मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा। मैं उनसे लोहा लूंगा, उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर मेरे ये दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई मेरे साथ है। इनके रहते भला भला उनके सिपाही मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ है चंद्र भैया। तुम्हारे पसीने की बूंद पर हम अपना खून बहा देंगे। हाँ चंद्र भैया, तुम जरा भी चिंता न करो। हमारे जीते जी कोई तुम्हें हाथ तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारी हवा राजा उसके सैनिकों को तो क्या, पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी नहीं को हवा नहीं लगने पाएगी। तुम लोगों की मित्रता और प्यार और स्नेह पर मुझे गर्व है, मेरे परम मित्रों। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से तुम्हें भी कोई राजा सैनिक की निगाहों में आओ। तुम दंड के भागी बनो। अब ये कोई यहाँ नहीं आएगा। मैं स्वयं आप लोगों की जो मदद हो सकेगी करूँगा। जरूरत पर सामान आप सबके घर पहुँचा दूंगा। लेकिन चंद्र भैया, लेकिन कुछ नहीं। आप लोग अब कोई बहस नहीं करें। अगर जल्दी ही धन को आपस में बांट कर तुरंत यहाँ से निकल जाएं, ऐसा मैंने कहा वैसा करें। राजा से मैंने ही लड़ाई मोल ली है और मैं ही उससे निपटूंगा। अब वह जीवित बचेगा या मैं? चंद्र की बात में का चंद्र की बात का उल्लंघन करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। चुपचाप सारा धन आपस में बांट कर वहां से चले गए। घायल सिंह के समान चंद्र सिंह बराबर भ्रष्ट अधिकारियों को लूटता रहा। कई बार उनका सामना राजा के सैनिकों के साथ हुआ। वह रहा काला आदमी, पीछा करो, उसे मार गिराओ, सावधान, वह बच कर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन चंद्र सिंह हर बार सैनिकों के जाल से साफ बच कर निकलता। दिन पर दिन बीतते रहे और राजा ब्रह्मदेव का काला आदमी जैसे एक मुसीबत से छुटकारा भी नहीं पाया था कि एक रात जंगल से एक खौफनाक शेर ने राज्य के एक गांव में अचानक हमला बोल दिया। भागो। उस रात उस आदमखोर शेर ने तीन शिकार किए और सैनिकों के पहुंचने व दिन निकलने से पहले ही जंगल में जाकर छिप गया। पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं छिप गया होगा। इस घने जंगल में ढूंढ पाना आसान नहीं। अब वापस लौटे। यदि उसने गांव फिर धावा बोला तो उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। दूसरी रात शेर ने दूसरे गांव पर धावा बोल दिया और पुनः 3 स्त्री पुरुषों को अपना शिकार बनाया। सैनिक ने शेर को खत्म करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसे पाने में सफल न हो पाई। 10 इस तरह दिन बीतते गए। चंद्रसेन के साथ उस खौफनाक शेर का भी आतंक विशाल गढ़ में बढ़ता जा रहा था। महाराज, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, वरना एक दिन वह आदमखोर शेर पूरे नगर को खा जाएगा। हम सबकी जिंदगी खतरे में है महाराज। हम डर से मारे रात को सो तक नहीं पाते। हर समय यही डर लगा रहता है, न जाने वह खूनी शेर आ जाए और हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा ब्रह्मदेव प्रजा की गुहार से बहुत परेशान हो उठे। उफ,
क्या करूं? अभी एक मुसीबत से छुटकारा नहीं मिला था कि यह दूसरी मुसीबत सिर पर आ पड़ी। और कुछ सोचकर राजा बोला, सुनो दोस्तों, फिलहाल तो तुम लोग यही राय देता हूँ कि पूरे गांव मिलकर रात कुछ रात अपने गांव का पहरा दे और शेर को मारने की कोशिश करें। आप लोग समर्थ एक टुकड़ी भी सेना की एक टुकड़ी का प्रबंध मैं जंगल के तमाम निकटवर्ती गांव कस्बों में करवाए देता हूं। इसके साथ सेना की एक टुकड़ी जंगल में शेर की खोज करेगी और उसे खत्म करने की कोशिश करेगी। अब आप लोग जाइए, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगे। महाराज ब्रह्मदेव जिंदाबाद, महाराज अमर रहे। और उस रात हर गांव वाले बाग मिलकर अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर पहरा देने लगे। यह काम सैनिकों भी उसके साथ थे। राजा के आदेश पर सेना की एक बड़ी टुकड़ी जंगल में शेर की खोज करने लगी, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी सैनिक न तो आदमखोर शेर की खोज कर मार सके न में सफल हो सके, न ही चंद्र सिंह को पकड़ने में सफल हो सके। हाँ, इतना जरूर हुआ कि इतने सख्त पहरे में न तो चंद्र सिंह ही उस दिन के बाद किसी की लूट सका, न ही जंगल से शेर बाहर निकल कर इंसान को अपना शिकार बना सका। यह अच्छा ही हुआ, उसके कदम से शेर और काले आदमी की गतिविधि बंद हो गई। लेकिन तुम लोग बराबर उनकी तलाश में जारी रखो। इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना मौका मिलते ही दोनों खुखार दरिंदे पुनः सक्रिय हो जाएंगे और प्रजा का नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। सैनिक के जाने के बाद महामंत्री जी, आप पूरे राज्य में मुनादी करवा दो, जो कोई उस कुकार शेर को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करेगा उसे हम 11,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे, जैसा कि हमने काले आदमी के पर घोषित कर रखा है। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन महामंत्री ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। सुनो भाइयों, सुनो और सज्जनों, सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ दिन पहले आतंक मचाने वाले आदमखोर शेर को जो बहादुर इंसान जिंदा या मुर्दा महाराज के सामने पेश करेगा, महाराज की ओर से 11,000 मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। धम धम धम। कुछ ही दिन बाद राज दरबार में एक शिकारी हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। मेरा नाम देवराज है और मैं पड़ोसी देश का वासी हूँ। मुझे शिकार का बहुत अनुभव है। मुझे पता चला है कि आपके राज्य में एक आदमखोर शेर बहुत उत्पात मचा रखा है। यदि आज्ञा दे तो मुझे जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश कर सकता हूँ। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें इजाज़त देते हैं। यदि तुम उस आदमखोर शेर को मार पाए तो में सफल हो सके तो इनाम के साथ तुम्हें मुंह मांगी वस्तु भी देंगे। धन्यवाद महाराज, आप निश्चिंत हो जाए। ठीक 2 दिन बाद वह शेर जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में होगा। शिकारी के राज दरबार से जाने के बाद जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैलती देर न लगी। अरे भाई, सुना है आज दरबार में पड़ोसी राज का एक शिकारी आया। उसने महाराज से वादा किया है 2 दिन में उस आदमखोर शेर को जिंदा या मुर्दा राजा के सामने पेश करेगा। अच्छा, क्या सचमुच? भाई, मुझे तो उस शिकारी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जब सैकड़ों सैनिक उस शेर को जिंदा को मार पाना तो दूर, खोज भी नहीं पाए तो वह अकेला शिकारी उसे क्या मार पाएगा? भाई, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन 2 दिन बाद राज दरबार में जरूर जाऊंगा और सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। तब तो मैं भी जाऊंगा। कम से कम इस दुस्साहसी शिकारी के दर्शन तो करने को मिलेंगे। मैं भी जाऊंगा, हम भी जाएंगे। और उड़ते उड़ते यह खबर जमरू द्वारा चंद्र सिंह के कान में भी पहुंची। क्या वह शिकारी सचमुच इतना बहादुर हो सकता है कि हिंसक शेर को मार डाले, जो अब तक न जाने कितनों की जान ले चुका है? सुना तो यही है चंद्र भैया। तब तो 2 दिन पश्चात मैं उसे देखने दरबार में जाऊंगा। यह तुम क्या कह रहे हो चंद्र भैया? तुम्हारा राज दरबार में जाना आत्महत्या करना के समान होगा। तुम्हें पहचानते ही जो बहादुर शिकारी अपनी जान पर जोखिम में डालकर हमारे देशवासियों के प्राण बचाने की हिमायत कर सकता है, उसके दर्शन करना मेरे लिए गर्व की बात होगी जमरू।
मैं दरबार में जरूर जाऊंगा, चाहे इसके लिए जो भी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भेष बदल कर जाऊंगा, जैसे तुम्हारी इच्छा। उधर अगले दिन ही भोर का उजाला फैलते ही शिकारी देवराज विशालगढ़ के घने जंगलों में पहुंचा और आदमखोर की खेत की शेर की खोज करने लगा। काफी रात काफी शांत वातावरण है, यहाँ लगता है कि आदमखोर शेर जैसा जानवर यहाँ रहता होगा, वरना अन्य वन जीव के साथ शोर शराबा जरूर करते। लेकिन अभी वह जंगल में प्रविष्ट होकर कुछ ही आगे बढ़ा था कि पेड़ों पर बैठे आसपास विचरते जानवर चित्त पुकार मचाने लगे। ओह, यह पशु अचानक शोर क्यों करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं ने आदमखोर शेर को आते देख लिया और इसी से भय से शोर मचा रहे हों? यही बात हो सकती है, मुझे जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। यदि वह इधर से गुजरा तो तीर द्वारा आसानी से उसे मार गिराऊंगा। और फिर वह फुर्ती से घने पेड़ पर चढ़ गया और तीर कमान संभाल कर शेर की आने की प्रतीक्षा करने लगा। हुल्ला हुल्ला हुआ हुआ जंगली जबकि पशु पक्षियों में पक्ष, पक्षियों का वह शेर वास्तव में उस खतरनाक सी के लिए चेतावनी थी जो उस समय कुछ वन्य जानवरों के साथ एक पोखर पर पानी पी रहा था। ओह, शायद कोई मनुष्य निकट मौजूद है और उसे मेरी ही तलाश है। ची 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 दोस्तों, शायद कोई शिकारी मेरा या तुम लोगों का शिकार करने हमारे जंगल में आ पहुंचा है। अतः तुम सब लोग दौड़कर अपने अपने घरों में जा छिप जाओ, मैं अपनी मांद में जा छुपता हूँ। फिलहाल इसी में हम सब की भलाई है। ठीक है मित्र, तुम्हारी राय बिल्कुल सही है। हम चलते हैं। और फिर शेर समेत सभी जानवर अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। जब काफी इंतजार करने के बाद भी शिकारी को शेर आता दिखाई नहीं दिया तो वह सोच में डूबा। आश्चर्य है, पशु पक्षियों का शोर अचानक कैसे रुक गया और शेर कहाँ रह गया? क्या सब मेरा भ्रम था? मेरा आज तक का तजुर्बा बेकार था? कुछ देर और शेर की आने का इंतजार करने के पश्चात शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और सावधानी से आगे बढ़ा। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है। पशु पक्षियों को शोर मचाया लेकिन शेर या चीता सामने नहीं आया। शेर की तलाश करते करते आखिर शिकारी देवराज पोखर के पास पहुंचा, जहां उसे कुछ देर पहले अन्य जानवरों के साथ शेर पानी पीने आया था। बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पीकर कुछ देर आराम कर लूं, फिर आदमखोर शेर की तलाश करूंगा। शिकारी ने पिया पानी पीकर वह जैसे ही आसपास नजर दौड़ाई चौंका। अरे, शेर के पंजों के निशान! यहाँ तो शेर के पंजों के साथ कुछ अन्य जानवरों के भी निशान है। इसका मतलब यह हुआ कि वे जानवर जो उसके साथ यहाँ थे वास्तव में शेर के दोस्त हैं और उनके साथ हिलमिल कर रहते हैं। आश्चर्य है, ऐसा तो आज तक किसी ने न देखा न सुना कि आदमखोर शेर दूसरे जानवरों का दोस्त भी हो सकता है। अब समझा, जब मैं जंगल में प्रविष्ट हुआ तो आसपास के जानवर और पक्षी क्यों शोर मचाने लगे और फिर अचानक क्यों खामोश हो गए। जरूर वह शेर को मेरे प्रति खतरे का आगाह कर रहे थे। इससे यही स्पष्ट होता है कि शेर को अब तक राजा के सैनिक क्यों नहीं मार पाने में सफल हो चुके। साफ है, शेर की मदद अन्य जानवर करते हैं क्योंकि शेर उन्हें प्यार करता है और अन्य अपना शिकार नहीं बनाता। कुछ सोचकर शिकारी उसी समय जंगल से वापस लौट पड़ा। मेरी बात सुनकर महाराज मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जो हकीकत है उन्हें बतानी पड़ेगी। इन हालातों में उस शेर को मारना असंभव नहीं है। असंभव नहीं तो संभव भी नहीं है। वादे के अनुसार शिकारी देवराज 2 दिन के बाद महाराज के सामने उपस्थित हुआ। उस समय वहां प्रजा भारी तादाद में मौजूद थी। उसी भीड़ में चंद्र सिंह भी छद्म वेश में वहां उपस्थित था। महाराज की जय हो। तुम्हारे खाली हाथ सामने देखकर आश्चर्य हो रहा है शिकारी। शेर कहाँ है? तुमने तो हमें जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश करने का वादा किया था। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं उस शेर को पकड़ना तो दूर मार भी नहीं सका और मैं
तो क्या कोई ऐसा ऐसा नहीं जो उस महान कारनामा करके दिखा सके, ऐसा मुझे विश्वास है। इस विश्वास का कारण मैंने उस शेर का पंजों के निशान के साथ अन्य चतुर्जीवों के पंजों के निशान भी देखे हैं, इसलिए ऐसा विश्वास है। बकवास बंद करो और जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां बुझाने की आदत आदत नहीं है। तो सुनिए महाराज, उस चालाक शेर ने सारे जंगल के छोटे जानवरों को अपना मित्र बना रखा है और उनके साथ हिल मिलकर रहता है। जब भी अब अपने मित्र शेर के प्रति कोई खतरा देखते हैं तो शोर मचाकर शेर को सावधान कर देते हैं और शेर छिप जाता है। यही कारण है कि आज तक आपके सैनिक उसे मार नहीं पाए। वाह जनाब, जवाब नहीं शेर का, बिल्कुल मेरी तरह जंगल के छोटे जानवर दोस्त है, उसकी रक्षा वह मदद करते हैं और नगर में छोटे यानी गरीब आदमी मेरे मित्र है, वही मेरी रक्षा भी करते हैं और वक्त पड़ने पर मदद भी। जिस तरह शेर के मित्र के रहते कोई उसे नहीं मार सकता, उसी तरह मेरे हितैषी के रहते मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिकारी, क्या तुम हमें सलाह दे सकते हो कि इस हालत में हम अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? मेरे विचार से तो महाराज फिलहाल आपको यही करना चाहिए कि आप जंगल के आसपास के गांव कस्बों के बाहर सैनिकों का मजबूत पहरा बिठा दे, ताकि शेर जंगल से बाहर निकलने का मौका ही न मिले, जैसा आप उचित समझे। आपकी सलाह देकर शिकारी चला गया। राजा की को शिकारी की सलाह उचित लगी। उसे जंगल के बाहर सैनिकों की विशाल टुकड़ी पहरे पर बिठा दी। यही प्रबंध उसने चंद्र सिंह के लूटपाट रोकने के लिए नगर में भी किया। इस प्रबंध के प्रभाव से अनुकूल फर्क पड़ा। प्रजा को मुसीबतों की अस्थायी रूप से छुटकारा मिल गया और जंगल में रहने वाला आदमखोर शेर भी अधमरा सा हो गया। आज पूरे 7 दिन हो गए हैं मुझे भूखे रहते। जंगल से बाहर निकलता हूँ तो मैं मारा जाता हूँ और जंगल में रहता हूँ तो कुछ दिनों बाद वैसे भी भूखे मरने पड़ेगा। अब क्या करूँ? अजीब मजबूरी है। जंगल के सारे छोटे जीव मेरे मित्र हैं, उन्हें भी अपना आहार नहीं बना सकता। नहीं नहीं, मैं भूखा नहीं मर सकता। मुझे जिंदा रहने के लिए दूसरों पशुओं का आहार बनाना ही होगा। दोस्ती भाईचारा गया भाड़ में। फिर मेरे प्रिय कहलाने वाले जीव ही इस समय विपत्ति के समय कौन सी मदद कर रहे हैं? सभी अपने अपने में मस्त है। और शेर उसी समय उठकर बाहर की ओर चल पड़ा। भूख अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। पहले जो सामने दिखेगा उसी को दबोच लूंगा, चाहे कभी मेरा परम भगत था या मित्र था क्यों न रहा हो। शेर थी, वाह हिरण बिल्कुल सही वक्त पर दिखाई दिया। आज इसी को अपना आहार बनाता हूँ। अरे सिंहराज, बहुत दिन बाद दिखाई पड़े, चलकर हालचाल पूछना चाहिए। कहो मित्र, कहाँ की सैर की जा रहे हो? इतने दिन बाद कहाँ रहे? शिकार की तलाश में जा रहा हूँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, भगवान तुम्हारा भला करे। अब तुम्ही को मार कर पेट भरूंगा। वैसे भी घर से यह निश्चित करके निकला था, मुझे जो सर्वप्रथम दिखाई देगा उसी को अपना आहार बनाऊंगा। यह तुम क्या कह रहे हो मित्र? मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ। एक अच्छा मित्र ही बुरे वक्त पर अपने मित्र के काम आता है। आज अपनी जान देकर तुमने मेरी जान बचा लो, और कहने के साथ माफ करना मेरे प्रिय दोस्त, बचाओ। और हिरण को बचाने कोई नहीं आया, लेकिन उसकी चीख एक खरगोश के कानों में पड़ गई। वह वहां पहुंचा तो वहां का भयानक दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। हे ईश्वर, सिंहराज अपने परम मित्र को मार डाला। लगता है भूख ने सिंहराज की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब वह अपने साथी को खाने के चक्कर में है। चलकर सबको सावधान कर देना चाहिए। और खरगोश ने उसी समय सभी छोटे बड़े जानवरों को सावधान करना शुरू कर दिया। क्या कहा? शेर ने हिरण को मार डाला? हाँ, और हो सकता है वह अपनी भूख मिटाने के लिए बारी बारी हम सबको भी मार डाले। तुम सब अन्यों को सावधान कर दो। शेर के मिलने की कभी कोशिश ना करना, ठीक है? जंगल
में आग की तरह यह खबर सभी छोटे बड़े जानवरों पर फैल गई। वह स्वयं सबसे आतंक व्याप्त हो गया और शेर को देखते ही भय से भाग खड़े होते। अरे ठहरो मित्रों, यह मुझे देखते ही क्यों भाग खड़े हुए? क्यों डरकर भाग रहे हो? रुकना नहीं, वह मक्कार हमें धोखे से मारना चाहता है। शेर की शेर की दुष्टता का सबको पता चल गया, लेकिन फिर भी शेर किसी छोटे छोटे जानवर को अपना शिकार बना ही लेता। इधर नगर में आज 15 दिन हो गए, किसी को लूटा नहीं पाया। साथ ही पैसे व दाने दाने को मोहताज हो गया हूँ। यदि हाल रहा तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। समझ में नहीं आता क्या करूं और क्या नहीं। यदि नगर में जाकर लूटपाट करता हूं तो असंख्य सैनिक मेरे लिए घात बिछाए बैठे हैं, मुझे देखते ही मौत के घाट उतार देंगे। यदि यदि यहीं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो वैसे ही भूख से मर जाता हूँ। अफसोस तो यह है कि जिन लोगों को मैंने मदद की थी वे भी इस मुसीबत के समय मेरी मदद नहीं कर रहे। वो न तो कोई मेरा हाल चाल पूछने आता है, न ही कोई खाना देने। लगता है मुझे नगर जाने का खतरा मोल न लेकर आसपास के गांव के उन्हीं लोगों को लूटना पड़ेगा जिसकी अब तक मैंने मदद की है। मजबूरी, खुद को जिंदा रखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। फिर आसपास के गांव में सैनिकों का पहरा भी नहीं है, अतः मुझे कोई खतरा भी पेश नहीं आएगा। और उसी रात चंद्र सिंह ने उन लोगों को लूटना आरंभ कर दिया जिनकी वह किसी समय मदद किया करता था। अपनी और अपने परिवार की जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप कीमती सामान निकाल कर इस थैले में डाल दो। यह क्या कर रहे हो मित्र चंद्र बेटे? जिसकी तुम मदद किया करते थे उन्हीं की रक्षा करते थे या लूटते हो, तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। बकवास बंद कर सुअर, जैसा कहता हूँ वैसा कर। आज मुझे धन की जरूरत आन पड़ी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है बेटे चंद्र, किसी ने सच्ची कहा है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। और इस तरह कुछ ही दिनों में आसपास के गांव में, कस्बों में चंद्रसेन का आतंक छा गया। रक्षक भक्षक बन गया। भ्रष्ट अधिकारी गरीब चंद्रसेन के जुल्मों का शिकार होने लगे और चंद्रसेन के साथ अन्य लूट भी था। धन के साथ अन्न भी लूटता था। भागो भागो, डाकू चंद्रसेन आ गया। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन, महाराज की जय हो। अरे शिकारी, तुम कहो आज अचानक कैसे आए? महाराज, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। जिस आदमखोर शेर को 1 माह पहले आपके राज्य में बहुत आतंक फैलाया था, वह उसे मार सकता हूँ। ओह, लेकिन इस बदलाव के कारण पहले तुम कह रहे थे कि वह शेर कोई नहीं मार सकता। जंगल के सभी छोटे जानवर उसके मित्र हैं। वह मैंने ठीक कहा था महाराज, लेकिन अब हालात भिन्न हैं। शेर अभी सभी मित्र अपने दुश्मन बना लिया है। अभी कल ही मैं जंगल गया था, वहां मुझे कुछ जानवरों की लाश दिखाई दी। शेर द्वारा खाई गई थी। शायद उस शेर ने भूख सहन न कर पाने के कारण अपने मित्रों को खाना आरंभ कर दिया। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह जानवर उसी शेर ने मारा हो सकता है किसी अन्य शेर ने अपना आहार बनाया हो। महाराज, उस जंगल में अब सिवाय उस आदमखोर शेर के कोई और शेर नहीं बचा, क्योंकि सारे शेर अपने अपने सैनिक पहले ही मार चुका है। ओ, यानी तुम यह कहना चाहते हो कि सभी सभी छोटे जानवर शेर की मदद नहीं करेंगे, उल्टे शेर की आगन शिकारियों को सूचना देंगे? बिल्कुल महाराज, इसलिए आपको सूचना देने आया हूँ। तभी दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। ओह, अब ये लोग किस बात की गुहार करने आए हैं? महाराज कृपा, हमें जान माल की रक्षा कीजिए। काला आदमी ने अब हम लोगों का भी जीना आराम कर दिया है। अमीर पर बस नहीं चला तो उसने हम गरीबों को लूटना आरंभ कर दिया है। खामोश रहो तुम लोग भी। शाह से ही वह खुकार
इंसान अब तक हमारे हाथों बचता रहा। यदि तुम लोग हमारी मदद करते तो वह न जाने कब का पकड़ा जाता, मारा जा चुका होता। लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करते? तुम्हारे लिए वह देवता स्वरूप था। जाओ, अब भुगतो अपनी करनी का फल। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हमें मालूम हो गया है वह डाकू डाकू ही होता है, चाहे वह अमीर को लूटे या गरीबों को। हम आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हैं हजूर। वह काला आदमी का असली नाम और ठिकाना आपको बताने के लिए तैयार है। और राजा चंद्रसेन का नाम, वह वर्तमान ठिकाना आदि सब कुछ बता दिया हूँ। तो काला आदमी का असली नाम चंद्र सिंह है और वह रामपुर गांव के अंतिम छोर पर बने खंडरों में छुपा हुआ है। चलो, अच्छा हुआ, अब शेर के साथ 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 खुखार इंसान से भी आसानी से पीछा छुटकारा मिल जाएगा। अगले ही पल शिकारी, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम जिस तरह भी हो संभव उस आदमखोर शेर को जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। इस कार्य में तुम्हारे सैनिकों की मदद ले सकते हो। तो, हम उन्हें आदेश भिजवा देते हैं। जो आज्ञा महाराज। और महामंत्री जी, आप इसी समय सैनिक को लेकर रामपुर राज्य के खंडर में पहुंचे हो। हर व्यवस्था से चंद्र सिंह को जिंदा या मुर्दा हमारे दरबार में पेश कीजिए। हम इन दोनों मुसीबतों से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। मारे गए। जो आज्ञा महाराज। और इसी के साथ ही राजा के दरबार बर्खास्त किया। अन्य लोगों के साथ जमरू भी, जो उस समय दरबार में ही मौजूद था, तेजी से बाहर की ओर लपका। भैया चंद्रसेन की जान खतरे में है, जल्द से जाके उसे सूचित करूं। और राजमहल से निकलकर जमरू फटफट अपने घोड़े पर सवार हुआ और रामपुर गांव के अंतिम छोर में बने खंडरों की ओर चल पड़ा। पता नहीं अब उसे के साथ कैसी बीतेगी यह मुसीबत, मोल भी तो उसी ने ली है। और कुछ देर बाद, गजब हो गया चंद्र भैया, गजब हो गया। ओह, लगता है कोई बुरी खबर लाया है। क्या बात है जमरू, तुम घबराए हुए लगते हो। बात ही ऐसी है चंद्र भैया, उधर आदमखोर शेर की मौत की तैयारी हो रही है, इधर तुम्हारी। कहकर जमरू ने राज दरबार में सब कुछ सुना व देखा, सब चंद्रसेन को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर चंद्रसेन बुरी तरह चिंतित हो गया। ओह, मुझे क्या करना चाहिए जमरू? सोचने विचारने का समय नहीं है भैया, मेरी मानो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। सैनिकों को कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं, फिर तुम किसी हालत में नहीं बच पाओगे। तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जमरू, जो इस विपत्ति में तुमने मेरा साथ दिया। तुम जाओ, मैं कहीं सिर छिपाने की जगह ढूंढता हूँ। मेरी चिंता मत करो भैया, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और फिर खंडर से बाहर निकलकर चंद्र सिंह और के साथ जमरू भी अपने घोड़े पर सवार हुआ। दोनों अपने अपने घोड़े को एक दूसरे से विपरीत दौड़ा दिए। अब तो जंगल में ही पनाह मिल सकती है, उधर ही चलना चाहिए। काफी देर तक लगातार घोड़ा दौड़ाने के पश्चात चंद्र सिंह जंगल के बाहर पहरे तैनात सैनिकों को किसी प्रकार चकमा देकर जंगल के भीतर पहुंचने में सफल हो गया। यहाँ तो मैं सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन इस भयानक जंगल में बिना भोजन पानी कब तक जिंदा रहूंगा? एक तरफ तो राजा के सैनिक का भय बना हुआ है, दूसरी तरफ हर घड़ी जिनसे जानवर का खौफ। क्या करूं? तभी, अरे ये जानवर भयभीत होकर कहाँ भाग रहे हैं? पक्षी इतनी बुरी तरह क्यों शोर मचा रहे हैं? वो ध्यान आया, उस शिकारी ने दरबार में कहा था कि ऐसा तभी होता है जब छोटे जानवर किसी बड़े जानवर को अपने प्राणों का खतरा होता है। तो क्या आदमखोर शेर इनके पीछे पड़ा हुआ है? जरूर यही बात है। मुझे जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ना जाना चाहिए। इन जानवरों का पीछा करता हुआ शेर यहाँ से गुजरे। और चंद्र सिंह ने अपने घोड़े को पास के पेड़ पर बांधकर उसके सामने वाले एक वृक्ष पर चढ़ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। चंद्र सिंह, क्यों न तू
उस आदमखोर को मार दो। हो सकता है कि महाराज प्रसन्न होकर तुम्हारा कसूर माफ कर दे और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा कम कर दे। विचार बुरा नहीं है, अपने प्राणों को बचाने के लिए मुझे आदमखोर शेर की जान लेनी पड़ेगी। तभी ओह, वह रहा आदमखोर शेर, और वह इन जानवरों का पीछा छोड़ मेरे घोड़े को खाने की सोच रहा है। और चंद्र सिंह ने बिना पल गवाई अपना भाला पूरी ताकत से शेर पर खींच कर मारा। उसका निशाना अचूक था। वो मारा, शेर का काम तमाम हुआ। अब नीचे उतरकर उसने शव को महाराज के पास पहुंचाना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही वह शेर पेड़ से नीचे उतरकर शेर के शव के ओर बढ़ा, अरे वह देखो, उस आदमी ने शायद आदमखोर शेर को मार डाला। चलो उससे पता करें वह कौन है। वो सैनिक भी शिकारी के साथ आ पहुंचे। चलो, मेरा काम आसान हो गया। चंद्र सिंह के निकट पहुंचते ही सैनिकों को पहचान गई। अरे यह तो डाकू चंद्रसेन है, जो प्रजा का जीना हराम कर रखा है। गिरफ्तार कर लो इसे। चंद्रसेन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और सैनिक शेर के शव को चंद्रसेन के साथ राजमहल की ओर ले चले। आज महाराज अपने दोनों सिरदर्दों को सामने देखकर प्रसन्न हो उठेंगे, हमें खूब इनाम देंगे। और राजा ब्रह्मदेव वास्तव में आदमखोर शेर को सामने मृत देखकर प्रसन्न हो उठे। वाह, आदमखोर शेर मारा गया, चलो हमारी सिरदर्द खत्म हुआ। लेकिन यह व्यक्ति कौन है? क्या इसी बहादुर ने खतरनाक शेर को मारा है? हाँ महाराज, यह ठीक है कि इसी व्यक्ति ने इस आदमखोर शेर को मारा है, लेकिन यह बहादुर कोई अच्छा इंसान नहीं, बल्कि खतरनाक डाकू चंद्रसेन है। क्या? राजा कुछ क्षणों तक अवाक सा रहा, फिर बोला, क्यों नौजवान, क्या हमारे सैनिक ठीक कह रहे हैं? क्या तुम डाकू चंद्रसेन हो, जो काला आदमी के नाम से पुकारे नगर में कुख्यात था? हाँ महाराज। चंद्रसेन, जहाँ हमें तुम्हारे द्वारा शेर के मारे जाने और तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है, प्रशंसा हो रही है, वहीं तो दूसरी ओर इस बात का अत्यंत दुख हो रहा है कि तुम्हारे कारण हमारे देश में काफी लंबे समय तक आतंक व्याप्त रहा। राज्य में सुख शांति चैन सब कुछ छीन लिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम जैसा बहादुर ने एक इंसान डाकू कैसे बन गया, और आखिर हमारे राज्य में तुम्हारा क्या कष्ट था? क्षमा करें महाराज, मेरा डाकू बनने का कारण आप ही है। यह दूसरी बात है कि मैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैं उन्हीं लोगों का दुश्मन बन बैठा जिनके लिए डाकू बना था। तुम्हारे डाकू बनने का कारण तुम क्या कहना चाह रहे हो? तब चंद्र सिंह ने अपने डाकू बनने की सारी कहानी राजा को कह सुनाई। राजा को आश्चर्य हो उठा। यह तुम क्या कह रहे हो चंद्र सिंह? ना हमने गरीब प्रजा के कब ध्यान नहीं रखा। हम तो संबंधित अधिकारियों एवं मंत्रियों को गरीब लोगों की मदद के लिए बराबर राजकोष से धन देते रहे हैं। यदि यह सच है तो महाराज, तो पूछिए अपने उन मंत्री और सभासदों अधिकारियों से, उन्हें सहायता कोष का बचा क्या किया? गांव के गरीब लोगों का मदद की? इससे पहले राजा संबंधित अधिकारी को कुछ पूछ पाते। अपने बचाव में कोई रास्ता देख सभी दोषी अधिकारी एवं मंत्री तुरंत ही राजा के चरणों में गिर पड़े। हमें क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। हम विश्वास दिलाते हैं भविष्य में हम कभी प्रजा की अमानत में खयानत नहीं करेंगे। दूर हटो दोस्तों, आज चंद्रसेन ने हमारी आंखें खोल दी। तुम लोगों पर विश्वास कर मैं निश्चित हो गया, और वास्तव में मेरी बहुत बड़ी भूल थी, और मैं अपनी सी भूल के कारण प्रजा का मेरे प्रति नफरत पैदा होना स्वाभाविक ही था। लोग कदापि क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम जैसे लोगों के लिए कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। सैनिकों, ले जाओ इन पापियों को और जीवन भर के लिए कारागार में डाल दो, ताकि अन्य दरबारियों और कर्मचारी मंत्रियों को उचित शिक्षा मिल सके। दोषी मंत्री और अधिकारी को अपने किए की सजा राजा के सामने काफी रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा ने उन पर जरा भी दया नहीं दिखाई, और सैनिकों उन्हें पशुओं की तरह घसीटते हुए दरबार से ले गए।
जब सैनिक दोषी अधिकारियों को लेकर राज दरबार से बाहर चले गए। चंद्र सिंह, हालांकि डाकू बनकर तुमने हमारे विरुद्ध तुम्हारी आवाज उठाने का ढंग बिल्कुल भी न्यायपूर्ण व उचित नहीं था, लेकिन फिर भी गरीब प्रजा के प्रति तुम्हारा यह स्नेह व प्यार देखकर हम तुम्हें प्रजा का तेजी और नेक अच्छे इंसान लगे। इसके साथ ही तुम आदमखोर शेर को मारकर भी हम पर प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए तुम्हारे सारे अपराध माफ किए देते हैं। लेकिन इस विश्वास के साथ तुम्हारे हर हर सना सजा मुक्त करते हैं कि तुम साथ दूसरे लोगों को भी सुख शांति भंग करने और देश की सेवा करने और मेहनत ईमानदारी से जिंदगी बिताओगे। मैं आपको विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा महाराज। आज से मैं एक नई जिंदगी आरंभ करूंगा और अब अपने राज्य का अविश्वसनीय न्याय देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग, जिसे प्रजा भी शामिल थी, राजा की जय जयकार कर उठे। राजा ब्रह्मदेव जिंदाबाद, हमारे राजा अमर रहे। समाप्त दोस्तों।